भ्राजक पित्त यानी कि भ्राजक यानी ये हमारा सब अग्निकर्म होता है जो स्किन में होता है। रक्त संचरण, मेटाबॉलिज्म स्किन का पूरा जो हो रहा है ये भ्राजक पित्त के कारण होता है। तो ये भ्राजक पित्त त्वच हो कोई और इसको समझाएगा अच्छी तरह से। हो गया ना मैम, हो गया ये तो। हो गया, हाँ। तो ये भ्राजक पित्त नहीं जो नहीं, है कविता एक। मैम समझाएंगी, कविता मैम आप समझाइए। कि हाँ, मैम ने 2 बार समझाइए। समझाया है, इंग्लिश में भी और हिंदी कोई में बात भी। नहीं, कोई बात नहीं मैम, फिर भी आप अच्छे, आप भी समझाइए देखिए, कोई भी होता है, समझाइए। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ नया चीज बताता है। हाँ, वही वही वही, कुछ ना कुछ नया मतलब सीखने तो को। कविता मैम काफी इंटरेस्ट लेते हैं, इसलिए मैं कविता मैम को बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो कविता मैम कुछ नहीं नहीं, बताएंगी। सर 2 बार हो गया था इसलिए मुझे लगा सबको समझ में आ गया होगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं मैम, फिर भी ऐसा बात वो नहीं है, हाँ, देखिए फिर कुछ ना भी, कुछ बताएंगी ना, हमेशा फिर कुछ ना भी। कुछ नया निकल के आता है। अगर मैं हाँ, भी बताऊंगा तो मैं तो एक्चुअली क्या, पीछे करीब ये मान के चलो, मैं क्लास में आ भी नहीं रहा था, मैं बिजी चल रहा था, इसलिए मैं कुछ नहीं देख रहा था। लेकिन मैं भी अगर इसको देख के थोड़ा सा बोलूंगा तो कुछ ना कुछ एक आध शब्द कहीं से कुछ नया आ जाएगा, क्यों, कहीं ना नया कहीं आ आदमी कुछ जाए, नया बोल ही देता है। इसीलिए मैं बोलती हर हूँ कुछ बंदे ना के अपने कुछ। विचार होते हैं ना, हर विचार अपने ही देगा हर बंदा। हाँ। तुम यंगस्टर हो, यंगस्टर ज्यादा आजकल होशियार है। हाँ मतलब इनमें तो सब में वही है, बस ब्राजिक पित्त में स्किन कलर से रिलेटेड बताया है। अगर इसमें मेलानिन जिसमें ज्यादा होता है उनका ब्लैक कलर हो जाता है, और जिसमें मेलानिन कम होता है उनका व्हाइट कलर रहता है, जैसे कि नॉर्थ में लोग व्हाइट रहते हैं, और जो हीट एरिया में रहते हैं वो थोड़ा डार्क कलर के होते हैं। और स्किन रिलेटेड आप कोई अच्छा भी खाली प्रॉब्लम। एक खाली इसकी डेफिनेशन बताइए, इसकी डेफिनेशन क्या है, भ्राजक पित्त होता क्या है। जो स्किन के कॉम्प्लेक्शन को डिसाइड करता है, मतलब जो कितना कॉम्प्लेक्शन आपका होगा वो डिसाइड करता है ये वाला पिक्चर। ठीक है। कॉम्प्लेक्शन डार्क है, लाइट है, गेहुआ है, जो हम कलर के डिफरेंट डिफरेंट बोलते हैं वो सब डिसाइड करता है ये ब्राजक पिक्चर। और इसके इम्बैलेंस से सारी ये बीमारियां होती है, जो एक्ने, बॉडी रैशेस, एक्जिमा, ब्लिस्टर्स, ये सब होता है। आई थिंक यही है मेनली तो। और बाकी जो ये परसेंटेज बताया है वो मतलब वही बताया कि हीट किस किस रूप में बाहर आती है। जैसे पसीने के रूप में आता है, तो उसके हाँ 60% इंडिया। जैसे फोड़ी फुंसी निकल आते हैं तो उसके अंदर गंदगी भी बन के बाहर, वो सारे हाँ वो भी जर्म्स एक उसके तरीके से अंदर स्किन बाहर के आते हैं। स्किन से बाहर आ रही है हाँ, गंदगी से। तो पस पस जिसको बोलते हैं हम लोग, तो पस बोलते हैं, यहाँ पता नहीं आप क्या हाँ वही बोलते हो, पल्स मवाद। बोलो, बोलो सब मवाद बहुत। मवाद हम्म। मवाद बन के बाहर आता है ना। हाँ। yes। तो वो बाकी तो सब स्किन गंदगी का जो है स्किन इस तरह से बाहर डालती है, फिर वो सब गंदगी वैसे इस तरह से। आप काफी देर धूप में बैठ एक जाओगे स्किन तभी भी बैलेंस कलर बाहर आ फर्क रहा पड़ जाता है। है। ये सारे पोर्स में से, जिसमें जिनके पोर्स ज्यादा खुले रहते हैं ना, तो उनमें हम्म। वो मिट्टी भरती है, तो मिट्टी से वो सारे के सारे उसमें, कभी किसी में कोई इन्फेक्शन हो जाती है, किसी में, या एक अंदर हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो अपना उसको नहीं कंट्रोल कर पाती हैं, तो वो ऐसे 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 जख्म बनने शुरू हो जाते हैं पूरी बॉडी के ऊपर ही। कभी 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 फेस पे भी बहुत ज्यादा लोगों के बनते हैं, क्योंकि फेस हमारा हमेशा नंगा ही रहता है, वो मतलब उसको हम ज्यादा कवर करके नहीं पर रखते। स्किन पे भी देखो 3 लेयर से फिर भी कितना बाद में आके हमको विजिबल होता है, बेचारी स्किन अपनी बॉडी कितनी फाइट करती है। सही बात है। इतनी मोटी लेयर होने के बावजूद भी मोटी कलड़ियां हाँ, फिर भी नहीं। इतनी मोटी लेयर हाँ होने के बाद मैं, अपनी दिखता है। मेरी तो स्किन ही काली हो गई थी, मैं थोड़े टाइम ना, बहुत साल पहले की बात है, ये हो गए 8-10 साल पहले हो गए। मेरी आपको पूरी कौन स्किन सी। काली थी, आज तक नहीं वो टेनिंग उतरी है, इतनी टैनिंग हो गई ऊपर। हम्म। तो इसका वो कोई वो नहीं है मतलब। और स्किन पे इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, कईयों की ना स्किन सेंसिटिव होती है जैसे, मैम ये तो वो एक्सप्लेन उसमें करते हैं कौन इन्फेक्शन। कौन से बॉयल्स और ये सब है। हाँ, ये रैशेस कर है, दे। ये जो है ये रैशेस, स्किन पे होने वाले रैशेस है। ये जो है ये बर्म्स कहलाते हैं, इसको बर्म्स कहते हैं। ये हमें जानना भी चाहिए ना कि किस तरह से होता है ये। तो ये इस हम्म। तरह से ये है बॉइल्स, इसको बॉइल्स कहते हैं। और ये भी बॉइल बॉइल है। ये इस तरह से भी वो बॉइल निकल सकता है। ये भी एक तरह से बम्प है, ये स्किन में निकला हुआ बम्प है। फिर इसमें पस हो जाता है, ये भी बम्प है। एक्ने वो बढ़ जाता है। ये जो है वल्गैरिस, एक्ने वल्गैरिस
इसको एक्ने वल्गैरिस कहते हैं। ये ज्यादातर फॉरेनर्स लोगों को, जो वाइट होते हैं, जिनमें मेलानिन की कमी हाँ। होती है, उन्हें ये ज्यादा होता है, स्किन प्रॉब्लम। इसलिए वो इंडिया में आते हैं सन बाथ लेने के लिए। सन उनको मिलता ही नहीं है, मेलानिन न न होने के कारण स्किन डिसीजेस होते हैं उनको बहुत सारे। तो ये इस तरह से ये स्किन की कंडीशंस है। ये स्किन क्या करती है फिर, ये सब कचरा बाहर फेंकती है। जो कचरा जमा हुआ, ये पित्त जो है, ये पित्त ही है ना। ये भ्राजक पित्त जो है, ये इम्बैलेंस अगर हो जाए, इसमें सब इम्प्योरिटीज हो जाए, तो ये सब स्किन के द्वारा माध्यम से ये बाहर निकलता है। तो ये हुआ भ्राजक पित्त। अब आगे है पाचक पित्त। हाँ, भ्राजक पित्त हो गया। आ, पाचक पित्त अभी। पाचक पित्त, भ्राजक। आपका एक पेज गायब है मैडम बीच में। पेज गायब है, मैंने शायद वो 1 पूरा नहीं हुआ है आपका। हाँ, का फोटो ही नहीं लिया है। आंटी आप पढ़ दो। हाँ, आलोचक पित्त, पाचक पित्त साधक पित्त। जो आहार को पचाता है उसे पाचक पित्त कहते हैं। इसका स्थान अग्नाशय है। ये अग्नि रूप और तिल पर परिमित है। अग्नि रूप और तेल परिमित है। पचाना अधिकृत पित्त का कर्म है। पित्त पाचक पित्त आहार का पाचन कर उसके सार भाग और मल भाग को पृथक पृथक करता है। यदि आहार का पाचन उचित प्रकार से नहीं होता तो शरीर में अन्य धातु आदि में होने वाली पाक क्रियाओं में और दूसरे चारों पित्तों के कर्मों में विकृति आ जाती है। शरीर के प्रतिक्षण उसके क्रियाशील रहने के कारण धातुओं का क्षय होता रहता है। ये क्षय की पूर्ति और वृद्धि के लिए निरंतर पोषक तत्वों की आवश्यकता बनी रहती है। इसकी पूर्ति खाए गए आहार द्रव्यों से होती है। आहार द्रव्यों का पाचक अग्नि द्वारा पाक किया हुआ आहार पाचन के पश्चात अन्न रस में परिवर्तित हो जाता है तथा मूत्र व मल पृथक पृथक हो जाते हैं। इस अन्न रस अन्न रस से शरीर के अन्य समस्त धातुओं का निर्माण, वृद्धि तथा क्षय पूर्ति होती है। यदि पाचन अग्नि में विकृति आ जाए तो विकृत रक्त का निर्माण होता है और समस्त शरीर धातुएं शनय शनय विकृत हो जाती हैं। इसलिए पाचन अग्नि का कार्य समस्त मैम शारीरिक ये अग्नियों कौन से में पेज पे पढ़ रहे हैं मैम? 120। 120 120। पेज में। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू पहले बोला ना मैडम का बीच में नहीं आया हुआ। यदि पाचक अग्नि में विकृति आ जाती है तो विकृति रस का निर्माण होता है और समस्त शारीरिक धातुएं शनय शनय विकृत हो जाती हैं। इसलिए पाचक अग्नि का कार्य समस्त शारीरिक अग्नियों में प्रधान कहा गया है। इस पर ही अन्य अग्नियां आश्रित हैं, जैसे आयु, बल, वर्ण, उत्साह, कांति, क्रोध, तेज और प्राण बने रहते हैं। अग्नि के शांत यानी समाप्त होने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। यदि पाचक अग्नि स्वस्थ है, समभाव में अव्यवस्थित है
तो मनुष्य निरोग और एवं चिरायु रहता है। और तथा यदि ये अग्नि विकृत, मंद, तीक्ष्ण तथा विषम है तो मनुष्य रोगी हो जाता है। इसलिए पाचक अग्नि को स्वस्थ जीवन का मूल कहा जाता है। आप इतना करा दिए मैडम, फिर उसके बाद आगे हाँ बढ़ते हाँ हैं। हाँ। पाचक पित्त जो है, आप बुक ही ले लो ना। हाँ। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं देख रही थी है क्या। हाँ, पाचक आहार, जो आहार हम लेते हैं, जो आहार को पचाता है उसे पाचक पित्त कहते हैं। आहार को जो पचाता है। अब रंजक पित्त में क्या हुआ कि रंजक पित्त में वो रस का कन्वर्जन हुआ। वो जो इंट्रिंसिक फैक्टर आया था, जो हमने बाहर से लिया हुआ जो था, उसका रस में कन्वर्जन हुआ। रस में कन्वर्जन हुआ और स्टमक के वॉल से सिक्रीशन होके एंजाइम्स उसमें उसमें वो कन्वर्ट हो गया और उसका रक्त बना। अभी ये जो वो वहां पे रंजक पित्त का काम था। वो काम रंजक पित्त का था, जो कि डिसॉल्व करना इंटेस्टाइन से निकलने वाले एंजाइम में बाहर के आए हुए मटेरियल को उस पित्त के द्वारा डिसॉल्व करके रस में कन्वर्ट करना और उसका ब्लड में कन्वर्जन करना, रस का कन्वर्जन ब्लड में करना। ये काम रंजक पित्त का था। अभी ये पाचक पित्त का काम क्या है? जो आहार को पचाता है उसे पाचक पित्त कहते हैं। अब ये उसको पचाने का काम कर रहा है। जो बना हुआ है रस, उसको पचाने का काम पाचक पित्त करता है। इसका स्थान अग्नाशय में है। यह अग्नि रूप और तिल परिमित है। अब ये जो है, ये अग्नि रूप और तिल परिमित यानी डाइजेशन इज द फंक्शन ऑफ बैलेंस्ड पित्त। अभी ये पाचक पित्त जो है, इसका बैलेंस्ड कर्म क्या है? तो डाइजेशन करना। पाचक पित्त डिवाइड्स द फूड इनटू रिफाइंड पार्ट। मैम तिल परिमित का इंग्लिश बुक में क्या दे रखा है? हाँ, वही देख रही हूँ मैं। परिमित, क्या वो? तिल परिमित, हाँ। अनमैनिफेस्टेड, इट इज इन द फॉर्म ऑफ फायर एंड अनमैनिफेस्टेड। रूप और तिल परिमित यानी अनमैनिफेस्टेड, जो कि मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, अनमैनिफेस्टेड। तिल परिमित। डाइजेशन इज द फंक्शन ऑफ बैलेंस पित्त। पाचक पित्त डिवाइड्स द फूड इनटू रिफाइंड पार्ट, रॉ मटेरियल फॉर ब्लड एंड वेस्ट स्टूल बाय डाइजेस्टिंग द फूड। अब ये पाचक पित्त क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है फूड को रिफाइंड पार्ट में, रॉ मटेरियल फॉर ब्लड, ब्लड का रॉ मटेरियल बना रहा है। ब्लड में जो चाहिए, उसका रॉ मटेरियल जो चाहिए, ब्लड को जो रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल बना रहा है ये पाचक पित्त। और ये बनने के बाद जो वेस्ट है, अभी रॉ मटेरियल जो ब्लड का रॉ मटेरियल है, वो वेन्स में जाएगा, आर्टरीज में जाएगा। और जो अनवांटेड है, अभी ब्लड ब्लड नहीं, ब्लड को नहीं चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा? वो अनवांटेड पार्ट में जाएगा। हाँ, if the digestion of food does not takes place in the proper way, then the digestive function occurring in the other tissues of the body and working of the other four pitta gets imbalanced. अभी यहाँ पे क्या किया उसने? रॉ मटेरियल, ब्लड का रॉ मटेरियल बनाया, वो ब्लड सक करेगा, वेन्स आर्टरीज वो सब कुछ सक करेंगे, और ये जो अनवांटेड है उसका स्टूल बनेगा, वो आगे भेज दिया जाएगा। और उसके बाद में इफ द डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट टेक प्लेस इन द प्रॉपर वे, then the digestive function occurring in the other tissues of the body
and the working of the other four pittas gets imbalanced. अभी ये इसका फंक्शन अगर ठीक से नहीं हुआ, ये ये इसके ऊपर आधारित ये फोर पित्ताज है। ये अगर ठीक नहीं तो आगे के फोर पित्त भी ठीक नहीं होंगे, वो भी बैलेंस्ड नहीं होंगे। अगर पाचक पित्त बैलेंस नहीं है तो फोर पित्तास वो भी इम्बैलेंस हो जाएंगे। ड्यू टू इट बीइंग कॉन्स्टेंटली फंक्शनल इन द बॉडी, टिश्यूज कीप ऑन डिजेनरेटिंग। For the fulfillment of this degeneration and its further growth, there is a constant need of nutrients. This supply of fulfillment by the food we eat. अभी इसको बनने के लिए, ये टिश्यूज को डिजेनरेट होने के लिए क्या है कि हमें आहार अपना अच्छा रहना चाहिए। पोषक तत्वों की आवश्यकता बनी रहती है। शरीर में प्रतिक्षण इसके क्रियाशील रहने के कारण धातुओं का क्षय होता रहता है। ये कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस हो रहा है ना, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो ये उसको क्रियाशील रहना है। ये कंटिन्यूटी चलती रहनी चाहिए। तो ये चलती रहती है तो क्या होता है कि धातुओं का क्षय होगा नेचुरली, वो तो खत्म होने वाले हैं ना। तो उसको फिर से लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पोषक तत्व लेने चाहिए। इस क्षय की पूर्ति तथा वृद्धि के लिए निरंतर पोषक तत्वों की आवश्यकता बनी रहती है। इसकी पूर्ति खाए गए अन्न और आहार द्वारा से होती है। अभी इसकी पूर्ति कहाँ से होगी, तो हमने जो कुछ भी खाया हुआ है उससे होगी। आहार द्रव्यों का पाचकनी द्वारा पाक हो जाने पर ही शरीर उसका उपभोग कर सकता है। अभी ये आहार द्रव्यों का पाचकनी द्वारा पाक हो जाने पर, यानी कि जो भी डाइजेशन हुआ है उसका उपभोग शरीर करेगा। हितकर तथा समुचित मात्रा में तथा उचित काल में ग्रहण किया हुआ आहार पाचन के पश्चात अन्न रस में परिवर्तित हो जाता है। अभी ये हितकर तथा समुचित मात्रा में उचित काल में ग्रहण किया हुआ आहार पाचन के पश्चात अन्न रस में परिवर्तित हो जाता है। उचित काल में यानी कि जब इसका डाइजेशन हो गया है, मेटाबॉलिज्म हो गया है, मेटाबॉलिज्म हो जाने के बाद जो बना है उसको कहेंगे हम उचित समय। उसका उस उचित समय में ये सब समुचित मात्रा में बन गया। समुचित मात्रा भी होनी चाहिए। वो समुचित मात्रा में बनने के बाद वो रस जो बना हुआ है उसको परिवर्तित हो गया है, वो अन्न रस का परिवर्तन हो गया है, परिवर्तित हो गया है वो अभी। मूत्र, फिर उसको मल मूत्र पृथक हो जाता है, फिर उसको अलग किया जाता है। इस अन्न रस के से शरीर के अन्य समस्त धातुओं का निर्माण, वृद्धि तथा क्षय पूर्ति होती है। यदि पाचकनी में विकृति आ जाती है तो विकृत रस का निर्माण होता है। अगर ये पाचकनी में विकृति हो जाए, अगर ये मेटाबॉलिज्म डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो ठीक तरह से नहीं हुआ, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो रस भी ठीक तरह से नहीं बनेगा, उसमें भी विकृति आ जाएगी, वो रस भी विकृत हो जाएगा। तो वो विकृति के कारण ही क्या होता है ना कि ये बॉइल्स ये जो होता है ये सब बॉडी क्या करती है, फिर ये उसको बाहर फेंकती है। वो फिर बॉइल्स होंगे, क्या कहते हैं अभी हमने देखे तो उस तरह से अल्सर्स होगा, बॉइल्स होंगे, एक्नेज होंगे। ये सब फिर क्या करेगी बॉडी हमारी, उनको बाहर फेंकेगी। विकृत रस का निर्माण होता है और समस्त शरीर धातुएं शयने शयने विकृत हो जाती है। फिर शरीर की सभी धातुएं जो है ये धीरे 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 विकृत हो जाती है फिर। इसलिए पाचकनी का कार्य समस्त शारीरिक अग्नियों में प्रधान कहा गया है। तो ये डाइजेशन का प्रोसेस जो है, ये डाइजेस्टिव फायर जो है, ये डाइजेस्टिव फायर ये प्रधान है। इस पर ही अन्य अग्नियां आश्रित है। आयु, बल, वर्ण, अगर ये ठीक है तो हमारा आयु अच्छे रहेगी।
यानी हम ज्यादा साल हम जिएंगे, हमारा बल अच्छा होगा, हेल्दी होंगे हम, हमारा वर्ण भी रेडियंस स्किन से निकलेगा। अ, तो वर्ण भी अच्छा होगा, उत्साह होगा। अगर आपका डाइजेशन मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से हुआ है, ब्लड अच्छी तरह से बना, ब्लड शोषण किया गया, वो सभी अंगों को मिला, तो सभी अंग क्या होंगे, हेल्दी हो जाएंगे। सभी ऑर्गन्स जो है, सभी ऑर्गन्स हेल्दी हो जाएंगे। सभी ऑर्गन्स हेल्दी है तो ही सभी सिस्टम जो है अच्छी तरह से चलेगी, क्योंकि सभी सिस्टम्स एक दूसरे पे रिलेटेड है। अगर सर्कुलेशन ही नहीं होगा तो रेस्पिरेशन क्या होगा, रेस्पिरेशन ही नहीं होगा, तो सर्कुलेशन नहीं होगा, एक्सक्रीशन भी नहीं होगा ठीक तरह से। तो ये सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सब जो है ये एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर ये रिलेशन भी में गड़बड़ हो गई तो उत्साह नहीं होगा, उत्साह भी चला जाएगा, कांति चली जाएगी, सब सब तेज चला जाएगा, ओज चला जाएगा, तथा प्राण भी कम कुवत हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो अग्नि है, ये अग्नि पाचक अग्नि जो है, ये सभी के पे आश्रित है। अग्नि के शांत होने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अब ये पाचक अग्नि जो है, ये पाचक अग्नि अगर शांत हो जाए तो मनुष्य मृत कहलाया जाता है। यदि पाचक अग्नि स्वस्थ है, समभाव में अवस्थित है, तो मनुष्य निरोगी एवं चिरायु रहता है। तथा यदि यह अग्नि विकृत, मंद, तीक्ष्ण और विषम है तो मनुष्य रोगी हो जाता है। इसलिए पाचक अग्नि को स्वस्थ जीवन का मूल कहा जाता है। अगर पाचक अग्नि में असंतुलन आ जाए तो इसके लक्षण क्या है, तो अल्सर होता है, हृदय में जलन होती है, अपच बच होता हो है, गया। बुरी बुरी आदतें। आदतें। हाँ, अधिक इच्छाएं। क्या समझ में? अत्याधिक इच्छाएं। हाँ, अत्यधिक इच्छाएं। कीटाणु का नाश। पाचन नली में विष द्रवों का नाश। रक्त निर्माण। हम्म तो ये सब वो असंतुलन तो हो है। जाएगा, रक्त का जैसे ये निर्माण अग्नि ठीक तरह जब से नहीं शांत होगा। होती है, जैसे आप यहाँ लिखा है ना, अग्नि के शांत होने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ये तो मैंने खुद फील किया है कि इंसान जब मरता है ना, मतलब अच्छे का बॉडी गर्म होती है, जब उसकी एकदम से डेथ हो जाती है तो बॉडी इमीडिएटली एकदम से ठंडी हो ठंडी हो जाती है। जाती है बॉडी। हाँ हाँ मतलब क्योंकि मेरे हाथों में मेरी सास की डेथ हुई है, तो हाँ अच्छा हाँ, खासा जैसे हम नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, तो इमीडिएटली जैसे ही उन्होंने श्वास छोड़े और बॉडी ऐसे ठंडी हो गई। ऐसे ठंडी हो गई जैसे पता नहीं बर्फ में लग गई हो। मतलब हाँ आई एम सो सरप्राइज कि ये एकदम ठंडी हो गई है। फिर मैंने हाँ डॉक्टर को मना कर दिया, मैंने कहा अब टीके वीके मत लगाओ, ये तो ठंडे हो गए बिल्कुल ही। हाँ, वो मतलब वो चीजें मतलब मैंने फील की है, तो वो मुझे लगता है कि हाँ वाकई हमारे अंदर इतनी आग है। टेम्परेचर, अगर हाँ। आग ना हो तो हम लोग ना काम कर पाए ना कुछ कर पाए, न चल ही नहीं पाए बंदा। ये पाचक अग्नि होना ही चाहिए, अगर ये अग्नि नहीं तो मनुष्य जीवित नहीं, मृत हो जाएगा। तो ये सब हो गए आगे पित्त। 5 पित्त का स्थान पित्त। है रंजक पित्त, पाचक पित्त, आलोचक पित्त, साधक पित्त, भ्राजक पित्त। और इनके स्थान, इनका रंजक पित्त का स्थान है यकृत और स्प्लीन, स्प्लीहा। और पाचक पित्त का है अन्न नली। और लोचक पित्त का है नेत्र और बुद्धि। क्योंकि वो नेत्र आइज में है और साथ में बुद्धि माइंड से वो डिस्कनेक्ट है। साधक पित्त का भी हृदय और मस्तिष्क है। और भाजक पित्त का है त्वचा। तो उसके कर्म में रक्त में रंजकता लाना रंजक पित्त का। और पाचक पित्त का है पाचक आहार का पाचन करके सार भाग व मल भाग अलग करना, मतलब पोषक तत्व अलग कर देना और स्टूल अलग कर देना। अन्य पित्तों के कर्मों पर अत्यधिक प्रभाव। तीसरा, धातु निर्माण में सहायक। आगे आलोचक पित्त में दृष्टि ज्ञान, हम देख के मतलब उसको समझ सकते हैं कि क्या चीज है।
दूसरा सूक्ष्म अर्थों में ग्रहण करना। तीसरा धारण करना। चौथा प्रस्तुत करना। पांचवा विचार और वह कार्य में तमया स्थापित करना। और फिर आगे साधक पित्त का स्थान है हृदय और मस्तिष्क। इसमें पहला उसका वो कर्म है शूरता, हर्ष, प्रसन्नता का संपादन करना। और नंबर 2 भय, क्रोध, मोह का कारण। तीसरा मनोरथ को सिद्ध करना। पांचवा विचार शक्ति। चौथा विचार। पांचवा स्मरण शक्ति। छठवां बुद्धि मेघा अभिमान का नियंत्रण। भाजक प्रेत का स्थान है त्वचा। और त्वचा कर्म क्या कर त्वचा का शरीर का तापमान संतुलित करना और त्वचा के वर्ण का निर्धारण करना। मतलब वो कैसा कलर है उसका, व्हीटिश है, ब्लैकिश है, और या फिर मतलब उसका टेम्परेचर को मेंटेन करता है हमारा भाजक प्रेत। आगे पित्त का सारांश। पित्त दोष का सार है अग्नि और जल तत्व। अग्नि शरीर और मन दोनों स्तरों पर पवित्र परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। मानसिक जानकारियों का पाचन और शारीरिक भोजन का पाचन, चया अपचया तथा एवं पित्त एक दूसरे के पूरक हैं। मानसिक जानकारियों को पचाना और शरीर के भोजन को पचाना, ये दो चीजें पित्त का सारांश है उसमें, कि हम अपने मन में भी जो कुछ कई चीजें उसको अंदर दबा के रखें और अंदर ही रखें, और शरीर का भोजन का भी पाचन करें, तो ये हमारे पित्त का वो है। आगे कब आ जाएगा मैडम? हाँ हेलो। हाँ हाँ ठीक, हाँ। इस पे और कोई इसके ऊपर पूरा पूरा अभी बताना है? विस्तृत रूप से कोई बताएगा? सिर्फ पूरा पित्त शुरू से। पित्त, साधक पित्त, पित्त, पित्त दोष। पित्त के स्थान कहाँ पे है? पित्त का स्थान कहाँ पे है? स्वेद यानी कि स्वेट, लसिका यानी कि लिम्फ, रक्त और आमाशय। स्टमक पित्त के स्थान है। स्वेद, लसिका, लिम्फ, रज, लिम्फ, रक्त और आमाशय पित्त के स्थान है। आमाशय एवं पक्वाशय, स्टमक और डिओडिनम पित्त का विशेष स्थान है। चरक संहिता में आमाशय की स्थिति के विषय में कहा गया है, नाभि और स्तनों के मध्य का भाग जो है वो आमाशय का भाग है। यानी कि नाभि और डायफ्राम का बीच का जो भाग है वो है पित्त का, ये पित्त का स्थान है। पित्त का लक्षण क्या है? थोड़ा स्नेह वाला, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर, कटु, ये पित्त के गुण है। और पित्त के गुण भौतिक गुण रुक्ष, तीक्ष्ण, द्रव, उष्ण, लघु, विशद, ये सब जो है ये भौतिक गुण है। भौतिक रूप से आपको पित्त किस तरह से दिखाई देगा? रुक्ष दिखाई देगा, तीक्ष्ण दिखाई देगा, द्रव दिखाई देगा, द्रव रूप में होगा, उष्ण होगा, लघु होगा और विशद होगा। रासायनिक गुण अगर इसके देखेंगे तो ये आम्ल युक्त होगा। जब उल्टी उल्टी आती है, उल्टी जब करते हैं तो वो ऐसा खट्टी खट्टी होती है, कभी कड़वी कड़वी होती है, स्निग्ध होता है। तो ये रासायनिक गुण हो गए उसके। और मानसिक गुण अगर हम देखें तो मानसिक गुण सत्व गुण होता है पित्त का, क्योंकि उसमें साधक पित्त आ गया, उसमें आलोचक पित्त आ गया, तो उसका सत्व गुण है, उसमें सत्व गुण है। तो ये भौतिक गुण रुक्ष है। पित्त कैसा है? रुक्ष है, तीक्ष्ण है, द्रव है, उष्ण है, लघु है और विशद है। ये पित्त जो है ये आग्नाशय में यानी कि हमारे स्टमक में है, और स्टमक में स्थित
अकुपित पाचक पित्त पाचन और कुपित पित्त पाचन का अभाव करता है। ये अकुपित और कुपित, अकुपित यानी बैलेंस्ड, बैलेंस्ड पित्त जो है वो हमारे स्टमक में पाचन का काम करता है, क्योंकि वहां पे हमारा पाचक पित्त है, तो ये पाचन का काम करता है अगर बैलेंस्ड पित्त हो तो। अगर वो कुपित हो गया पित्त तो वो पाचन का अभाव करता है, यानी कि हमारा डाइजेशन ठीक तरह से नहीं होगा। कुपित पित्त अगर होगा तो डाइजेशन ठीक तरह से, पाचन ठीक तरह से नहीं होगा। और ये कुपित पित्त अगर हो तो नेत्रों में रहने वाला अकुपित आलोचक पित्त दर्शन में सहायक होता है, अकुपित अदर्शन करता है। नेत्रों में रहने वाला जो है, नेत्रों में रहने वाला कौन सा है? आलोचक पित्त है। आलोचक पित्त जो है वो अगर बैलेंस्ड है तो हमारा दर्शन ठीक तरह से होगा। और वो अगर वो आलोचक पित्त कुपित पित्त है तो आंखों से ठीक तरह से दिखाई नहीं देगा। शरीर में अकुपित पित्त में ताप क्रम ठीक रहता है। अकुपित पित्त से तापक्रम का बढ़ना या मात्रा से अधिक घट जाना ये होता है। हमने तीसरा कौन सा देखा? भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त जो है, भ्राजक पित्त अगर बैलेंस्ड है तो हमारा टेम्परेचर बॉडी का ठीक तरह से रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। और भ्राजक पित्त शरीर में वो कुपित हो गया है तो कुपित वो क्या करेगा? तापक्रम जो है हमारा वो एक तो बहुत बढ़ेगा, यानी कि बहुत बुखार आएगा, या तो फिर वो आदमी ठंडा ठंडा सा रहेगा, हाथ पैर उसके ठंडे पड़ जाते हैं। तो इस तरह से एक तो वो टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर घट घटता हुआ दिखाई देगा। क्यों क्यों हुआ ये? तो ये कुपित पित्त के कारण होता है, तापक्रम बढ़ना या अधिक घट जाना। इसी तरह से भ्राजक पित्त के कुपित होने से विवर्णता, अकुपित होता है। उससे वर्ण स्निग्धता, शौर्य, भय, क्रोध, हर्ष, मोह, प्रसन्नता आदि और भी द्वंद्व, सुख दुख, इच्छा द्वेष की भावना होना, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं ये कुपित वर्ण के कुपित पित्त के कारण। प्राकृत पित्त के कार्य क्या है? तो ये देखना, पचाना, शरीर की गर्मी को ठीक रखना, समय पर भूख प्यास का लगना, शरीर में मृदुता का होना, कांति, प्रसन्नता, धारणा शक्ति का बना रहना, ये सभी अविकृत समभाव में स्थित पित्त के कार्य है। यानी कि ये बैलेंस्ड पित्त अगर हो हमारे शरीर में, प्राकृत पित्त जो है, बैलेंस पित्त अगर है, तो उसके कार्य क्या है? उसके कार्य है कि हमारे देखने का कार्य ठीक तरह से हो रहा है, अच्छी तरह से हमें दिखाई दे रहा है, चश्मा नहीं लगता है, पचाने का कार्य, डाइजेशन का प्रोसेस एकदम बेहतरीन हो रहा है। उसकी वजह से शरीर की गर्मी को ठीक रखना, समय पर भूख प्यास का लगना, किसी को भूख नहीं लगती है, किसी को ज्यादा लगती है, किसी को कम लगती है, तो ये समय समय पर भूख का लगना, प्यास का लगना, शरीर में मृदुता का होना, कांति, प्रसन्नता, धारणा शक्ति का बना रहना, ये सभी अविकृत यानी बैलेंस्ड समभाव में स्थित पित्त के कार्य हैं। पित्त 5 प्रकार के होते हैं: रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, भ्राजक पित्त और पाचक पित्त। रंजक पित्त जो है, रंजक पित्त हमारे इंटेस्टाइन में होता है, डोडिनम। रंजक पित्त जो है वो आहार रस को, ये प्रोड्यूस्ड बाय आहार रस, फूड एक्सट्रैक्ट जो होता है उसके उससे बनता है, ये रक्त को बनाता है, उसको कन्वर्ट करता है प्लाज्मा। ये रस और रक्त जो प्लाज्मा जो बना, ये रस और प्लाज्मा को कन्वर्ट करके रक्त और ब्लड बनाना, ये कौन करता है? रंजक पित्त। रंजक पित्त ये लीवर और स्प्लीन, पित्त दैट resides in the liver and spleen, named the Ranjak fire, or a fire of coloration converts plasma into blood। ये क्या करता है?
जो रस, आहार रस जो बना है, तो ये फायर क्या करता है, रंजक फायर उसको कन्वर्ट करता है ब्लड में। ब्लड का कलर रेड होता है, आहार रस का कलर वैसा नहीं होगा, लेकिन उसको कन्वर्ट करता है वो ब्लड में, प्लाज्मा इनटू ब्लड। और वो हीमोग्लोबिन के कारण वो क्या होगा, उसका कलर रेड हो जाएगा। हीमोग्लोबिन किस तरह से बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है विटामिन B12, आयरन और प्रोटीन से। ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो है, सॉरी, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो है बाहर से हमने जो लिया हुआ है उसमें से B12, आयरन और प्रोटीन से मिलकर बनता है हीमोग्लोबिन। और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है, जो इंटेस्टाइनल वॉल से जो सिक्रीशन होता है, maturation of red blood corpuscles do not take place if there is a deficiency of extrinsic factor। तो ये यहाँ पे इंटेस्टाइनल वॉल से सिक्रेशन जो होता है उसमें ये डिसॉल्व होता है, B12, आयरन और प्रोटीन, और बनता है ब्लड। तो ये हो गया माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो अगर इसकी कमी हो गई, ये विटामिन B12, आयरन और प्रोटीन की, तो क्या होता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। फंक्शन ऑफ फायर, प्रभजीत मैम म्यूट कर लिया करो। हाँ, फंक्शन ऑफ फायर, अभी यहाँ पे बहुत कम मात्रा में अगर ऑक्सीजन होगा तो भी चल जाता है, मिनिमम मात्रा में सर्कुलेशन आरबीसीज ये बनता है। फिर उसके बाद है रंजक साधक पित्त। साधक पित्त जो है वो शूरता, हर्ष, प्रसन्नता, मानसिक क्रियाओं का संपादन करता है ये। अगर ये कुपित हो जाए तो भय, क्रोध, मोह आदि का कारण बनता है। अगर साधक पित्त कुपित हो जाए तो भय की अवस्था उत्पन्न होती है, क्रोध की अवस्था, मोह बढ़ जाता है। ये कुपित साधक पित्त का कारण होता है। अगर साधक पित्त बैलेंस्ड है आपके शरीर में तो आप हमेशा उत्साहित आप रहोगे, प्रसन्न भाव से रहोगे। ये सब कार्य साधक पित्त के। और साधक पित्त जो है वो कहाँ पे रिसाइड करता है, कहाँ पे होता है ये साधक पित्त, हृदय में इसका स्थान है। हृदय को चेतना का स्थान मानकर साधक पित्त हृदय में रहता है, और मन का कार्य क्षेत्र है, और मस्तिष्क में कर्म क्षेत्र है। तो इस तरह से ये